जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल, कैसे हैं सभी? आवाज मेरी क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है, सुनाई दे रहा है बराबर, दिखाई बराबर दे रहा है? जल्दी से एक बार यस सर बोल दो, फिर अपन आगे की चर्चा चालू करें। सारणिक को अपन एक नए लेवल से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई है उनकी प्रॉब्लम भी आज मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम लोग भी बेटा मेरे साथ पूरा कॉन्सेंट्रेट होना, बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो प्रॉब्लम्स मैं आपकी और दूर करने की कोशिश करूंगा। आपके क्वेश्चंस के भी सारे जवाब देने की कोशिश पूरी करूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से करेंगे, फिर से एक बार अच्छे से देखेंगे। एक डिटर्मिनेंट सारणिक को हल कैसे करना है, पहले ये आपको आ जाना चाहिए, जो मैंने आपको 2 लेक्चर में समझाया है। मतलब एक सारणिक सामान्य तौर पर कैसे हल करते हैं वो हल करना आपको आ गया है ना। एक सारणिक हल करना आपने सीख लिया है, किस तरह से सारणिक हल करते हैं वो आपके पास बात हो गई है। सारणिक की कुछ मैंने प्रॉपर्टीज भी आपको बताई है, जैसे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल सकते हैं, है ना। 2 रो एक जैसी हो या 2 कॉलम, 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ एक जैसे हो तो उस सारणिक को आप 0 बोल सकते हैं। 2 पंक्तियां आप अदल बदल करें तो आगे माइनस लगा सकते हैं। और खास बात कि एक के अंदर, एक रो में आप दूसरी रो को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जो मैं बात पंक्ति के लिए बोलता हूं वही बात स्तंभ के लिए भी सत्य है, स्तंभ के लिए भी वही बात लागू होगी। बेसिक क्वेश्चन से चालू करता हूं बेटा। बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पहले, बोर्ड लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा डीप में बताऊंगा, बिल्कुल, है ना, और डीप में बढ़ाने की कोशिश करूंगा। बोर्ड लेवल पर डिटर्मिनेंट की आपको मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी और आपका कैलकुलेशन बराबर होना चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होना चाहिए, है ना। सबसे पहले मेमोरी बेस्ड मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके डिटर्मिनेंट के टूल्स हैं जो आपको पहले आना चाहिए। जैसे पहला ये वाला एक सिंपल सा क्वेश्चन, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको मैंने आपको बताया था, पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति घटा दो और इससे इसको माइनस कर दो और फिर सॉल्व कर दो। ये हमने सॉल्व किया है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आया। 2 जीरो बनाना है, 3 लाइन से 1 हो तो 2 जीरो बना के और उसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखो इसके बराबर मैंने इसको लिखा, दोनों को बराबर लिखा है। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है देखना, इससे ये कैसे लाते हैं, एक टेक्निक ध्यान से देखना। जैसे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, मैं व्हाइट से लेता हूं, है ना, ऐसा ध्यान से लेता हूं, देखो जरा अच्छे से समझना बेटा। एक डिटर्मिनेंट मैंने ऐसा लिखा 1 1 1, है ना, एक्स वाई और जेड, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। ध्यान से, सभी का ध्यान इधर, सभी का ध्यान इधर। कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब मुझे क्या लाना है, यहां पर देखो क्या बोला है, ये और ये दोनों एक जैसा है। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1 है और मैंने दोनों को सेम बोला है और इसका रिजल्ट x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स बोला है। पहले मैं ये वाला यहां से शुरू करता हूं, पहले मैं ये लेकर आता हूं। इससे कैसे आएंगे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। देखो यदि मैं इस पहली वाली पंक्ति में x से इंटू करूं, जरा सोचो क्या होगा। x होगा, एक्स स्क्वायर होगा और ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, है ना। इस पंक्ति में मैं y से गुणा करना यदि चाहूं तो ये y होगा, ये y होगा और ये एक्स वाई स्क्वायर होगा और एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसमें यदि मैं z से इंटू करना चाहूं तो ये z होगा, जेड स्क्वायर होगा और एक्स वाई होगा। अब मैंने यदि मान लो इसमें x से इंटू किया तो स्वाभाविक है कि मुझे बाहर 1/x लिखना पड़ेगा, तभी तो मैं x से इंटू कर पाऊंगा। अब x से इंटू किया, ये हुआ x, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई जेड। इसमें मैंने y से इंटू किया तो वहां y का डिवाइड भी मुझे करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर और ये फिर हो जाएगा एक्स वाई जेड। देखो जरा ध्यान से, पहले में मैंने x से इंटू किया, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड। दूसरे में मैंने y से इंटू किया, वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड। डिवाइड भी करता जा रहा हूं भाई, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना होता है ना। अच्छा, किसी का भी एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन निकाल सकते हैं। z का ऐसे ही इंटू किया तो जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड ऐसा आ गया। अब इस कॉलम से, इस स्तंभ से एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लिया जाए
ये कॉमन निकाल लिया जाए तो ये होगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, और यहां आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये होगा 1 1 1, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 1 1 को मैं शिफ्ट करूं, यदि एक बार शिफ्ट करता हूं तो माइनस आता है, यदि 1 1 1 को मैं 2 बार शिफ्ट कर दूं तो प्लस हो जाएगा, और इसका रिजल्ट फाइनली क्या आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसा कन्वर्शन आपको आना चाहिए। बोलो बेटा, ये कन्वर्शन सबको समझ में आया? ये कन्वर्शन सबको समझ में आया? बोलो जल्दी से बच्चा जल्दी से बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया, ये कन्वर्शन आपको समझ में आया, कैसे कन्वर्ट किया गया है ये समझ में आया है? जल्दी से बोलो यार बच्चों, इधर ध्यान दो इधर यार पूरा, मैं ताकि और अच्छे से आपको समझाऊं। इसको सॉल्व करना है, 3 1 आ जाए तो 2 0 बनाने की कोशिश करो। देखो भाई, मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ऑपरेशन लिख देता हूं, संक्रियाएं लिख देता हूं जो बोर्ड लेवल पे इनके बाहर कुछ जाता नहीं है। जैसे मैं पंक्ति के लिए लिखूं तो स्तंभ के लिए भी मानना। एक जनरली ये वाला कन्वर्शन लगता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है, R1 में से या R2 में से किसी में से भी 2 को घटाना, एक कभी कभी ऐसे देखना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी देखना पड़ता है। R1 में R1 और R3 को जोड़ा और 2R2 घटाया, इस प्रकार की संक्रियाएं मैक्सिमम यूज में आती हैं सवालों के अंदर। देखो, जब हम यहां पर, सुनो बेटा, एक और तरीका देख लो, मुझे इसमें x का y का z का इंटू करना था, तो मैंने यहां पे बाहर एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई जेड लिख दिया, एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई जेड लिख दिया। अरे यार, एक्स वाई जेड लिख दिया तो क्या हुआ, ऊपर वाला जो एक्स वाई जेड है उसका मल्टीप्लाई हुआ, और अच्छा ऐसा उल्टा समझ लो, देखो यहां से x कॉमन निकालोगे x कैंसिल हो जाएगा, यहां से y कॉमन निकालोगे y कैंसिल हो जाएगा, यहां से z कॉमन निकलेगा z कैंसिल हो जाएगा। ऐसा सोच लो, ऐसा सोच लो, और ये एक्स वाई जेड कॉमन आएगा। इसको सॉल्व करना बताया, मैं आपको बोल रहा हूं ये प्रक्रियाएं, ये संक्रियाएं बार बार यूज में आती है, और जनरली ये वाली आती है सबसे ज्यादा, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3। जैसा मैंने पंक्ति के लिए बताया वैसे स्तंभ के लिए ध्यान से आप देखोगे ना जब क्वेश्चंस, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही संक्रियाएं उपयोग में आने वाली हैं, कम से कम बोर्ड लेवल पे। तो अब क्वेश्चन देख के हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी संक्रिया लगाई जाए, ये क्वेश्चन देख के देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी संक्रिया लगाई जाए, जनरल इनका ही यूज होगा। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे ना, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे ना। अंश कुछ बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे ना। आर मतलब पंक्ति, रो, आर मतलब पंक्ति। C3 माइनस C2 करें तो 2 कॉलम सेम होने पर आंसर 0, बिल्कुल। देखो 2 कॉलम यदि एक जैसे हो ना तो आप बगैर माइनस करे ही डायरेक्ट 0 लिख दो। 2 कॉलम एक जैसे हो ना तो बगैर माइनस करे डायरेक्ट 0 लिख दो, है ना। आर मतलब पंक्ति, आर मतलब पंक्ति। आप है ना, ये बच्चे ये भी पूछ रहे हैं आर क्या, आर मतलब पंक्ति या रो, रो होगी। और सी मतलब कॉलम, स्तंभ, स्तंभ क्या कहलाएगा, कॉलम। ये पंक्ति स्तंभ का मतलब है। ये जनरल ऑपरेशन लगे, मैं यूज करके बताऊंगा उपयोग करके। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया होगा ना। अब इसमें देखो, R1 में से पहले R2 घटा दिया। अब जब R1 में से R2 घटाया ना बेटा, तो R1 बदल गया, ये हो गया 0, ये हुआ x माइनस वाई, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ही करा था ना। अब R2 और R3 तो फ्री हैं अभी। अब R2 में भी मैं कर देता हूं, R2 में से R3 घटा देता हूं, तो ये भी 0, ये y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और 1
z और z² आ जाएगा। 2 0 आ जाए तो केवल 1 के लिए इसको सॉल्व कर लो। अब इसको x माइनस वाई, इसको अपन ऐसा लिख लो x माइनस वाई, और इसे लिख लो x माइनस वाई x प्लस वाई, और इसे लिख लो y माइनस z, और ये क्या है y माइनस z और y प्लस z। अब यहां से x माइनस वाई कॉमन निकालो और इसमें से y माइनस z कॉमन निकालो, ये बचेगा 1 1 x प्लस वाई और y प्लस z। अब इसको सॉल्व करोगे तो z माइनस एक्स भी आ जाएगा। आखिरी में रिजल्ट x माइनस वाई y माइनस z z माइनस एक्स आ जाएगा। ये 12th बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी और ये सेकंड वाला भी। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है सबसे पहले। बोलो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या? कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई है वो मुझे बताओ। कौन सी वाली स्टेप समझ में नहीं आई है? ये स्टेप समझ में आ गई है, ये वाली समझ में आ गई है, एक्स वाई जेड, है ना। फिर ये समझ में आया, 1 को शिफ्ट किया इधर 2 बार। पुराने लेक्चर आपने प्रीवियस लेक्चर ध्यान से देखे होंगे, इसके पहले वाले लेक्चर में। इसीलिए मैंने, देखो आप जो पूछ रहे हो ना कि पता कैसे चलेगा कौन सी संक्रियाएं लगाना, इसलिए मैंने पहले बेसिक क्वेश्चंस के लिए आपको ये संक्रियाएं लिखी कि इनमें से देखना है कौन सी लगाना है। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बनती जाएगी तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आता जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या संक्रिया लगाना है। एक जनरल सोच कि जब लाइन से 2 0 आ जाए तो डिटर्मिनेंट सरल हो जाता है। मतलब हम कोशिश करते हैं कि 2 जो है ना लाइन से अपन क्या बना लें, 0 बना लें। होमवर्क के क्वेश्चन भी बता रहा हूं, है ना, होमवर्क के क्वेश्चन भी बता रहा हूं। सेकंड वाले में भी यही था, कल मैंने सॉल्व करवाया था। प्रीवियस लेक्चर के 6 क्वेश्चन आप एक बार फिर से रिपीट कर लेना आज का लेक्चर देखने के बाद। आज का लेक्चर देखने के बाद वो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेना। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे सुनो, जब कोई एक संख्या है 3x, यदि मैं इसमें 2 का गुणा करना चाहता हूं तो मुझे 2 का भाग भी देना पड़ेगा। वही प्रक्रिया मैंने यहां लगाई कि मैं इसमें यदि x का इंटू करना चाहता हूं तो मुझे x का डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैं इसमें y का इंटू करना चाहता हूं तो मुझे y का डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसा समझ लो कि बाहर xyz बचे xyz लिखा था, x का, y का और z का एक एक पंक्ति में गुणा किया था। किसी भी संख्या का एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलो यार, क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब तुम्हारे साथ साथ चलना, मुझे भले इसमें 1-2 लेक्चर आपके ज्यादा लग जाएं लेकिन समझ में आना चाहिए। लास्ट स्टेप तो बहुत आसान हो गई, ये तो मैंने कल बता दी थी ना। x माइनस वाई कॉमन, y माइनस जेड कॉमन, क्या बचा यहां? जो कॉमन निकल गया तो यहां बचा कुछ नहीं, मतलब 1 और x प्लस वाई। अब इसको क्रॉस करोगे तो इसको क्रॉस करोगे तो कैसा करोगे? पहले इधर y प्लस जेड माइनस, फिर इस तरफ, मतलब x माइनस वाई, y कटेगा तो z माइनस एक्स बचेगा, इसलिए z माइनस एक्स आ गया था। अब बात आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात पूरी स्टेप समझा दी मैंने, पांचवी स्टेप भी समझा दी। 1 2 3 4 5वीं स्टेप क्या समझाई? इसमें से R1, ये R1 आड़े में जो है वो पंक्तियां हैं, R1 में से R2 घटाया 0, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। R2 में से R3 घटाया 0, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सारी स्टेप्स अच्छे से मैं समझा चुका हूं, सारी स्टेप्स अच्छे से मैं समझा चुका हूं। हाँ ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो है, आगे पीछे में क्या फर्क पड़ना है? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, मतलब इसका जो है रिजल्ट क्या आता है हमेशा? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सेकंड वाले मतलब 6 क्वेश्चन जो मैंने पहले बताए थे वो आपको कर लेना है। अब मैं एक आपको नई चीज सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना यार, है ना। ये कंसेप्ट आपका जेईई मेंस के लिए बहुत ज्यादा यूज में आता है। बेटा पहले बोर्ड के क्वेश्चन करवा दूं, फिर मेंस लेवल के भी मैं खूब सारे क्वेश्चन लाया हूं, सारे पीवाईक्यू भी लाया हूं। पर पहले बच्चे को रो ऑपरेशन, मतलब पंक्ति कैसे घटाना है, किस में से किसको जोड़ना है, कैसे करना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं तो ताकि बच्चे सब अच्छे से हो जाए, है ना।
ताकि बच्चे, और जिन्होंने कर लिया है वो रिवाइज करो, बिल्कुल समझ में आपको आता जाएगा। देखो मैं आपको बताऊंगा मेंस में मतलब जेई में क्या फर्क है और 12th बोर्ड में क्या फर्क। पहले बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जिसको अपन ने चक्री क्रम, जो मैं शुरू से समझा रहा हूं, आपको मालूम है चक्री क्रम, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है और सी के बाद ए आता है, इसको बोलते हैं चक्री क्रम। ए बी सी ए सी ए बी। एक चक्री क्रम का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहां, ए बी सी ए, सिंपल सा डिटर्मिनेंट सी ए बी। और इसके सॉल्यूशन पे अपन विचार कर रहे हैं, क्योंकि इसके सॉल्यूशन पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो फिक्स क्वेश्चन है। 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो फिक्स क्वेश्चन है। कहां समझ में नहीं आया है? 6th लाइन बेटा एक बार फिर से देखो, ये क्वेश्चन मैंने अभी जो मैंने बताया ना, वो मैंने आपको कल भी बताए थे, प्रीवियस लेक्चर में भी बताए थे, और उसको एक बार फिर से आप देख सकते हो। अब जरा इस पे चर्चा करें अभी थोड़ी देर। ये साइक्लिक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करूं मैं, इसको या तो मैं सीधे सॉल्व कर लूं, है ना, या ऐड करके सॉल्व कर लूं, a + b + c आएगा। मैं सीधे सॉल्व करता हूं अपनी सॉरस मेथड से। कैसे करते हैं? a b c, ध्यान से देखना, सॉरस मेथड सबको आ जाना चाहिए, हैं, b c a, ध्यान से देखेंगे सॉरस मेथड से कैसे कोई भी डिटर्मिनेंट सॉल्व हो सकता है। जिससे इजी पड़े उससे आप सॉल्व करा करो। 2 को आप रिपीट कर दो, a b c और बी सी ए, इन 2 को मैंने रिपीट कर दिया, इन 2 को मैंने यहां रिपीट कर दिया। ठीक है, फिर यहां पहले वाले पॉइंट से, पहले वाले अवयव से शुरू करो, क्रॉस में डायगोनली जाओ, ए से जाओ। देखो 3 डायगोनल बनेंगे आपके पूरे। अब तीनों डायगोनल में देखो क्या आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करो ए बी सी, इसका मल्टीप्लाई करो ए बी सी, इसका मल्टीप्लाई करो ए बी सी, तीनों ए बी सी आ गए। यहां बीच में लगाया माइनस, फिर देखो, फिर नीचे वाले से चालू करो, अपोजिट डायगोनल जाओ, इधर मल्टीप्लाई करो, इस तरफ मल्टीप्लाई करो। मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर हो गई होगी। ये कितना है? c³, ये कितना है? a³, और ये कितना है? b³। मतलब ये जो साइक्लिक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका रिजल्ट आया है 3abc माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³। बोलो भाई, ये सबको समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से आराम से समझ में आया होगा। पहले लिया ABC, 3 ABC, फिर माइनस में लिया a³ b³ c³, है ना, c³ a³ b³ माइनस में लिया, ये इसका रिजल्ट आया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है यार, ये इसके बारे में मैं आपसे अभी बता रहा हूं, ये आपके फंक्शन में हर जगह पर काम में आएगा। देखो जरा फर्क क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंस लेवल में सारे टॉपिक्स का मिक्स्ड प्रॉब्लम आती है, बस इतनी सी बात होती है। आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे अलग अलग चैप्टर्स के। फिर जैसे वो अपन जब अपराधी को ढूंढते हैं तो अलग अलग कैसे क्लू से क्लू मिलाते हैं, वैसे सारे कंसेप्ट लिख के कंसेप्ट से कंसेप्ट मिला के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ये एक्स्ट्रा चीज होती है। पहले अपन जैसे अभी ये वाला फॉर्मूला, ये आपका कई जगह पे यूज आएगा, मैं अभी एक बार बताऊंगा लेकिन इसका यूज आपके हर टॉपिक में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं हम और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले को। देखना जरा, पूरा फोकस इधर, पहले इस पे पूरा फोकस, फिर उसके बाद आपकी चैट चालू। मतलब पहले मैं इस पे एक बार आपका फोकस करवा दूं पूरा, है ना, इस पे पूरा फोकस करवा दूं। फॉर्मूला ऐसा है बच्चों कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसका रिजल्ट होता है a प्लस b प्लस c। पहले तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पहले तो ये फॉर्मूला देख लो, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब सुनो, यदि दो केस, पहला तो यदि ऐसा हो जाए, यदि ए प्लस बी प्लस सी हो जाए 0, मान लो ए प्लस बी प्लस सी ऐसा है कि उनका जोड़ 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो ये पूरा रिजल्ट हो जाएगा 0, है ना? तो इस समय ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा, या मैं ऐसा बोलूं 0 हो जाएगा, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? तो 0 हो जाएगी। ये एक बात ध्यान से समझना। पहले फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। पहला केस में बता रहा हूं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो यार ये 0 का इसमें इंटू होगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा? तो 3abc होगा, तो 3abc होगा। एक तो ये निष्कर्ष निकलता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये निष्कर्ष आप लिख के रखेंगे। जितना भी मैं आज बताने जा रहा हूं वो मतलब आपने ठीक से कर लिया तो डिटर्मिनेंट में आपके बेसिक्स बन जाएंगे, है ना? और एलजेब्रा भी थोड़ी थोड़ी बीच में आ रही है, जो मैं साथ में बताता जा रहा हूं। जो आपका 11th का टॉपिक था, 11th में आप नहीं कर पाए, तो मैं भी उसको यहां पर क्लियर साथ में करता जा रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, इस रिजल्ट की बात ही अनोखी है, ये वाला नहीं यार, यहां से ये रिजल्ट बड़ा गजब का है। क्या विशेषता है इसमें, जरा ध्यान से देखो। इसमें विशेषता पहले ध्यान से देख लो, अलग से बताता हूं। इस एक्सप्रेशन को देखो आप, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस रिजल्ट पे गौर करो जरा, इस रिजल्ट पे थोड़ा सा गौर करो। क्या करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ये रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट कितना काम आता है। इस पे जरा देखना, ध्यान से देखना, तो आगे के लिए आपको याद हो जाना चाहिए, आगे के लिए आपको ये बात याद हो जाना चाहिए। देखो मैं यहां थोड़ा सा काम, जैसे भी आप बोल रहे थे ना 1/xyz, अभी मैंने क्या किया, 2 का इसमें गुणा कर दिया, तो 2 का ऑब्वियस है भाग भी देना पड़ेगा। देखना जरा ध्यान से, 2ab 2ca ऐसा लिख दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं, 2 बार लिख लूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ऐसा लिख लिया मैंने। 2 बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया। अब एक बार मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab को उठाया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab को उठाया एक बार। एक बार मैंने बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2bc को उठाया, ये ऐसा उठाया। एक बार मैंने जो बचा हुआ ए स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ca को उठाया। ये तीनों मेरे लिए बीज गणित के बिल्कुल सरल से फॉर्मूले बन चुके हैं। क्या क्या बन चुका है, एक है a माइनस बी का स्क्वायर, एक है b माइनस सी का स्क्वायर, और एक है c माइनस a का स्क्वायर। आराम से मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं ये बोल रहा हूं ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको देखकर बहुत कुछ बात कही जा सकती है, कैसे उसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। यहां पहले मैंने 2 का इंटू किया,
ए स्क्वायर दो बार लिखा, समझ में आई होगी बात आपके बराबर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca। तो a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी स्क्वायर हो कभी नेगेटिव नहीं होता यदि x वास्तविक संख्या है। तो यदि x वास्तविक संख्या मतलब इसका कि ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ये रिजल्ट हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि 0 कैसे होगा? 0 से बड़ा तो समझ में आया, 0 से बड़ा तो समझ में आया, 0 कब हो सकता है? ये तो 0 तब हो सकता है जब ए बी और सी आपस में बराबर बराबर हो। ए बी और सी आपस में बराबर बराबर हो। इसका मतलब क्या है कि वैसे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए यदि 0 है तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी है। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसमें जहां जहां बच्चों प्रॉब्लम है ना बेटा, वो पूछो यार, क्योंकि ये आना जरूरी है। बोलो बच्चों, मैंने नेट चैट चालू किया है, इसमें जो आपको प्रॉब्लम आ रही हो वो मुझसे आप पूछो, बराबर मुझसे आप पूछो। आज से मैं आपकी जो आईडी पे आप जो प्रॉब्लम लिख के भेजते हो वो सारे भी आपको पढ़ के उनके जवाब भी मैक्सिमम जितने जो वाजिब क्वेश्चन होंगे उनके सबके जवाब रोज दिया करूंगा। हाँ बेटा बोलो यार, जल्दी से, जरा जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। चैट चालू है? हाँ चैट चालू है, जवाब जल्दी से बच्चे देंगे। ये क्लियर हुई है या बात नहीं हुई है? हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, जल्दी जवाब दो यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई है। आगे के लिए हमेशा याद रखने वाली बात है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा होता है और 0 तब होता है जब ए बराबर बी बराबर सी होता है। हाँ बेटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बात है। क्या बात है, एक मिनट देखते चैट तुम्हारा चल रहा है या नहीं, वो बहुत जरूरी है। हाँ फोर्थ स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप में क्या है देखो यार, ये फॉर्मूला मालूम है कि नहीं तुमको? 10-7 से पढ़ा था। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मालूम है कि नहीं? ऐसे यहां 3 बातें दिख रही ना, 2ab 2bc 2ca। ठीक है ना भाई, यहाँ 2 दो बार लिख दिया ना, 2a स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार 2ab ले लिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक बार 2bc ले लिया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर एक बार माइनस 2ca ले लिया। अब ये सब स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसका मान हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। 0 भी हो सकता, कब 0 हो सकता? जब तीनों बराबर हो, जब तीनों बराबर हो। क्लियर है ना? तो देखो जरा, अब यहां में लास्ट रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट ये है अपना। दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हमेशा पॉजिटिव होता है। और यदि ए बी सी आपस में बराबर हो तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्विलिटी होल्ड करता है, बराबर 0 के होता है। ये इंपॉर्टेंट बात। और इसका एक्सप्रेशन ये भी इंपॉर्टेंट बात, साइक्लिक ऑर्डर लिखा ए बी सी ए बी, इसका रिजल्ट क्या होता है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये बातें सबको मालूम होना जरूरी है, नोट कर लेना भाई। ये इसी का तो डिटर्मिनेंट, इसी की तो वैल्यू है। ये देखो इसकी वैल्यू मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, इसको मैंने ऐसा लिखा, ऐसा लिखा है ना। अब यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये 0 हो जाएगा ना, तो ये डिटर्मिनेंट, इसको बोलेंगे डेल्टा, ये डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि a बराबर b बराबर c हुआ तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कंप्लीट हो गई बात, यहां तक कंप्लीट हो गई बात। बिल्कुल सरल है यार, आसान सा है ना। मैं तुम्हारे ये डाउट्स जो एक्स्ट्रा होंगे ना वो मैं अलग से भी जवाब देता रहूंगा बेटा, है। डिटर्मिनेंट से, ये डिटर्मिनेंट चक्रीय क्रम के डिटर्मिनेंट, इसका उपयोग बताता हूं मैं, क्या संबंध है वो बताता हूं। ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2 नहीं, कुछ भी हो, एक जैसा हो तो 0 हो जाएगा, एक जैसा हो तो। डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन देखना, तो डीपीपी में क्या प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाएगी, है ना। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करोगे, ठीक है बेटा। मैक्सिमम मैंने प्रॉब्लम बता दी और बताता भी जाऊंगा। चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, बोले कहां इसका उपयोग आएगा, ये रहा, ये दिया क्वेश्चन। एबीसी धनात्मक है और भिन्न है, तो सिद्ध करो कि इसकी वैल्यू सदैव ऋणात्मक होगी। देखना जरा, सिद्ध करते हैं अपन, इसको सिद्ध करते हैं, है ना। देखना जरा, ए बी सी ए और सी ए बी, इसकी वैल्यू सदैव ऋणात्मक होगी। कैसे देखना, इसका मुझे एक्सप्रेशन मालूम है, मैंने अभी निकाला था, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूं, माइनस कॉमन पहले निकाल लेता हूं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc लिख देता हूं, माइनस कॉमन निकाल के। फिर इसको मैं ऐसा करता हूं, माइनस लिया, a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब जरा सुनो, ए बी सी धनात्मक है, मतलब a प्लस बी प्लस सी भी धनात्मक है, पॉजिटिव है पक्का, क्योंकि ए बी सी धनात्मक है। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि यदि ए बी सी भिन्न भी है, अलग अलग है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए भी धनात्मक है। देखो भाई, ए बी सी धनात्मक है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव है, और ये तो पॉजिटिव होता ही है। आज से याद रखना है आपको कि ये हमेशा धनात्मक होता ही है। यदि सेम हो, ए बराबर बी बराबर सी, भले कुछ भी हो, तो भिन्न है तो पॉजिटिव होता है या फिर 0 हो जाएगा। तो देखो, ये पूरी क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है, और आगे लिखा है माइनस, और पॉजिटिव क्वांटिटी के आगे यदि माइनस लिख दिया है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? पॉजिटिव क्वांटिटी के अंदर यदि आगे माइनस लिख दिया है तो जो क्वांटिटी आने वाली है वो ऋणात्मक है, और यही बात हमें सिद्ध करना थी। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध हो चुका है। बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया?
बेटा डिस्ट्रैक्ट होने से काम नहीं चलेगा, इधर उधर की बातों से काम नहीं चलेगा। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो पूछना आपका वाजिब, आपके राइट्स हैं, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। बार बार समझ लो, बार बार देख लो, बहुत अच्छे से समझ लो। भाई यहां पर तो ऐसा है ना कि आपकी बात का ही विशेष ध्यान रखा जाता है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा हूं बेटा, पॉजिटिव और डिफरेंट है, एबीसी पॉजिटिव है और डिफरेंट है। ये एक साइक्लिक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, मैंने बोला बेटा इसको याद रखना है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। सॉरस मेथड से 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब होता है। माइनस कॉमन निकाल के इसका फॉर्मूला भी अब आपको आ चुका है, और इसमें आपको यह भी मालूम है कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होती है या जीरो होती। जीरो तो केवल तब होती है जब ए बी सी बराबर हो, अदरवाइज ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव धनात्मक होती है। और चूंकि ए बी सी धनात्मक है तो इनका जोड़ भी धनात्मक होगा। पूरी धनात्मक क्वांटिटी आगे एक माइनस लगा है तो टोटल ये ऋणात्मक है, टोटल ये ऋणात्मक है। एक एक स्टेप मैंने आपको बराबर बता दी है ना। अब एक एक स्टेप मैंने पूरी एक एक स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी है। ये कि मैंने आपको सॉल्व करके भी बराबर सॉरस मेथड से बताया है। ये देखो ये बराबर बहुत अच्छे से बताया है, ये सॉल्व किया है। कंडीशन लिख लेना, ये नोट कर लेना। और बेटा यदि आपका मैथ्स कमजोर है, 11th बर्बाद है, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको रिपीट करना शुरू करो, एक्सक्यूज से काम नहीं चलेगा। अब सुनो ये क्वेश्चन, अब देखो इसके मूल एबीसी हैं। जब ऐसा आ जाए तो आपको मूलों के बारे में ये जानकारी होना चाहिए, 11th की ये जानकारी होना चाहिए। मैं याद दिला रहा हूं, जैसे एक वर्ग समीकरण है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। अब यदि क्यूब वाली इक्वेशन, घन वाली इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसके मूल या रूट्स हैं 3, अल्फा बीटा और गामा। तो अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, देखो यहां था ना माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, सिंगल पावर के लिए माइनस, डबल पावर के लिए प्लस। ऐसा ही यहां पर दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। ये कंडीशन भी आप तीनों की तीनों नोट कर लेना क्वाड्रेटिक की। ये ब्रिज कोर्स में भी मैंने बताई थी, एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि आपने ब्रिज कोर्स में नहीं पढ़ा हो तो एक बार मैं फिर से बता दूं। देख लो जरा मैंने कैसे लिखा है, देख लो जरा मैंने कैसे लिखा है। अब मैं आपको 2 कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ये तो बात क्लियर हो गई। मैंने आपको साइक्लिक ऑर्डर वाला कंसेप्ट भी समझाया। देखो एक एक क्वेश्चन में एक एक कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, आपको इसलिए ध्यान से करना है क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो तो ध्यान से देखना है। ये रूल होता है ना। अब जैसे देखो यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, पहले तो इसको देखें अपन, क्या दिया है, ये एक इक्वेशन दी है। इस इक्वेशन को मैं यहां अलग से लिखता हूं, सेपरेट लिखता हूं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं, क्या देख सकते हो। एक तो सिंपल तरीका है इक्वेशन सॉल्व करो, पर क्यूब वाली इक्वेशन अभी आपको सॉल्व करते आती नहीं है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 बराबर 0। अब कंपेयर करो इससे, है ना, आप कंपेयर करो तो यहां पर इसके 3 मूल क्या क्या बोले हैं, ए बी और सी। अब मूलों का जोड़ a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। देखो ये 1 माइनस 1 1 और माइनस 2, माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस माइनस 1 अपॉन 1, तो ये आया 1। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सी अपॉन ए मतलब ये 1 एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो ये आया 1। और ए बी सी तो माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस मतलब आया 2। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 आया,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर भी 1 है और ए बी सी बराबर 2 है, ए बी सी बराबर 2 है। बेटा ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो, पढ़ लो यार भाई, पढ़ लो बच्चों, ध्यान से पढ़ लो यार। एक एक चीज मैं समझा रहा हूं, आराम से और ले रहा हूं, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए और ज्यादा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, पर पढ़ लो ध्यान से। अब सुनो, माइनस डी अपॉन है, बेटा मोहित माइनस डी अपॉन है, क्या माइनस डी अपॉन है, ध्यान से देख, ध्यान से देख, जब सिंगल वाले हैं एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, दो का प्रोडक्ट करके प्लस किया तो सी अपॉन है, तीनों को लिया तो माइनस डी अपॉन है ना, माइनस डी अपॉन है। वो -2 था इसलिए +2 हो गया, 2 अपॉन है ना, 2 हो गया। अब जरा मैं इस क्वेश्चन को समझाना जा रहा हूं, देखो जरा, मैंने आपको एक चक्री क्रम का डिटर्मिनेंट बताया, ए बी सी बी सी ए, पढ़ लो रे, टाइम दे रहे हो तो रीड कर लो, पढ़ाई कर लो, बात मानो मेरी, बात मानो मेरी, पढ़ाई कर लो। ये एक डिटर्मिनेंट है, ये एक डिटर्मिनेंट है, ये चक्री क्रम का डिटर्मिनेंट है। अभी जरा इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, यदि आप इसके कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर जैसे C11 निकाला, C11 निकाला तो कितना आ जाएगा, BC माइनस ए स्क्वायर। सहखंड निकालोगे, ए का निकालोगे तो BC माइनस ए स्क्वायर। C12 निकालोगे, C12 निकालोगे तो माइनस में लोगे, माइनस में लोगे, ये कितना आएगा B, और इसको हटा दोगे तो B स्क्वायर माइनस ए सी, लेकिन 12 माइनस का है तो CA माइनस बी स्क्वायर। C13 कोफैक्टर पहले दिन से सिखा रहा हूं, AB माइनस सी स्क्वायर। यदि आपकी नजर ठीक से चली जाए तो देखो इसके सारे ये कोफैक्टर लिख रखे हैं, आपकी नजर ठीक से चली जाए तो इसके सारे, बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? और कौन बोल तो बच्चे जल्दी, किस किस को आवाज क्लियर नहीं आ रही है बता दो यार जल्दी से, आवाज क्लियर आना जरूरी है, आवाज क्लियर आना जरूरी है। और कोई भी ऐसा बोल रहा है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ यार, कितना आसानी से आराम से समझ रहे हैं, आराम से समझ रहे हैं, फिर भी मतलब आप वन का, यार ये वन कहां से आया? देख आकाश, आकाश देख यार, यहां ध्यान से देख, इसके मूल है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक माइनस बी अपॉन है, ये माइनस बी अपॉन है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन है, सी अपॉन है, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन है। ऐसे आया ये देख जरा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस का -1 अपॉन 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 1 अपॉन 1, और ए बी सी तो माइनस का -2 अपॉन 1। देख ले तीनों रिजल्ट आ गए, तीनों रिजल्ट आ गए। अब जरा आ जाओ यहां पर फिर से, ये चक्री क्रम का एक्सप्रेशन चक्री क्रम में लिखा हुआ है साइक्लिक ऑर्डर में, इसका रिजल्ट हमें मालूम है, और ये जो ऊपर लिखा है, अब या तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूं बहुत लेंदी हो जाएगा, या मुझे ये समझ में आए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि ये जितने लिखे हुए हैं ना, ये इसके कोफैक्टर सहखंड लिखे हुए हैं, और सहखंड का जो सारणिक होता है वो मुख्य सारणिक के वर्ग के बराबर होता है। ये बात मैंने बता रखी है, आप पढ़ते हो या नहीं उस पर डिपेंड करता है। मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आने वाला है, क्योंकि जो कोफैक्टर होते हैं सहखंड होते हैं, सहखंड से जो डिटर्मिनेंट बनता है उसका मान मुख्य सारणिक के वर्ग के बराबर होता है, मुख्य सारणिक के वर्ग के बराबर होता है, मुख्य सारणिक के वर्ग के बराबर होता है। देखो यहां पर इसके कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं, इसके कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं, देखो ये ए बी सी बी सी ए सी ए बी, कोफैक्टर भी ऐसे बन रहे हैं, बी सी माइनस ए स्क्वायर ए सी माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर। फिर साइक्लिक ऑर्डर चला, यहां से शुरू हुआ ए सी माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर, इधर ये आ गया बी सी माइनस ए स्क्वायर,
फिर यहां पे ए बी माइनस सी स्क्वायर से चालू हुआ, फिर घूम गए बी सी माइनस ए स्क्वायर, ये कोफैक्टर से, मतलब मैं इसका वैल्यू निकाल लूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो इसकी वैल्यू है, मैंने अभी बताई है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसकी वैल्यू होती है। ये भी अभी बताया, ये वैल्यू होती है। ए प्लस बी प्लस सी तो मालूम है मुझे, ए प्लस बी प्लस सी तो मैं जान रहा हूं 1 है, ए प्लस बी प्लस सी तो 1 है। यहां लिख भी देता हूं, चलो यहां पे लिख भी देता हूं, ये लिख दिया मैंने 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे नहीं मालूम है, माइनस कॉमन निकाल लूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये भी देखा मैंने 1 है। इतना हो गया, इतना हो गया। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैंने 1 रख दी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मैंने 1 रख दी। अब बचा इतना सा, इसके लिए मैं क्या करूं? तो यहां देखो, ए प्लस बी प्लस सी, मैं थोड़े से इसको दूसरे कलर में लिखता हूं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, मैं इसका वर्ग कर देता हूं। वर्ग करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आएगा, और बराबर तो 1 ही रहेगा, 1 का वर्ग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab bc ca 2 कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 1 है, बराबर 1 आया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 माइनस 1 आया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाला स्क्वायर करके, वर्ग करके, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 1 रख दी, 1 माइनस का पूरा 2 कर दिया, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आया, मतलब इसकी जगह पे मैं माइनस 1 लिख सकता हूं। ये 1 का मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 1 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ही आया है ना, माइनस 1 ही आया है, तो ये कितना आ जाएगा, तो टोटल ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये तो डिटर्मिनेंट आया, इसके कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट तो 2 स्क्वायर कर दो, 4 आंसर आया, 4 उत्तर आया पुत्र, 4 उत्तर आया है। देख लो जरा, बी, तुम फिर सुन लो, एक बच्चा बोला है बी सी 1 2 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तूने ध्यान से समझा नहीं। जब मैं इसको लूंगा 1 2 तो कोफैक्टर में 1 प्लस 2 विषम है, माइनस में लिया जाएगा, इसलिए ए सी माइनस बी स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर माइनस ए सी के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसलिए सी ए माइनस बी स्क्वायर सही है, यही आएगा। ये सारे कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये आपको याद रहे वो बातें बता रहा हूं। ये आप ऐसा मत बोलो ये हम कैसे करेंगे, ये मैंने बताया, आगे आपको ये ध्यान रखना है, आगे आपको ये ध्यान रखना है। बोलो बोलो बोलो, क्या क्या दिक्कत आ गई है? ये जो लिखे हुए हैं ना, वो इनके सखंड लिखे हुए हैं। ये जो लिखे हुए हैं, मैंने आपको किसके ऊपर, इसके ऊपर अलग अलग प्रॉब्लम बताई है, इस एक्सपांशन पे अलग अलग प्रॉब्लम बताई है। सबसे पहले मैंने आपको इसको सॉल्व करके बताया, इस सीक्वेंस रखना, ये पहले मैंने सॉल्व करके बताया, फिर इस फॉर्मूले की विशेषताएं बताई दोनों। इस फॉर्मूले की अपन ने क्वालिटी देखी, क्या क्या क्वालिटी है वो क्वालिटी देखी, फिर हमने कुछ 2 क्वेश्चन लाए। एक क्वेश्चन ये तो हमने इसको प्रूव किया कि यदि एबीसी धनात्मक है तो इसका मान ऋणात्मक होगा। मैंने एक आपको एक्सप्रेशन ऐसा बताया जो इसके सखंड के रूप में लिखा हुआ है। ये आपको देखो, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, सखंड इसके बी सी माइनस ए स्क्वायर ए सी माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर। बोले हमको सखंड निकालते नहीं आते, तो पहला वाला लेक्चर फिर से देखो, पहला वाला लेक्चर देखो तो आपको सखंड निकालते आएंगे।
पहला वाला लेक्चर देखो, डिटर्मिनेंट का पहला दूसरा लेक्चर देखो। यार बिल्कुल ऐसा मत बोलो यार प्लीज प्रवेश, ऐसा कैसे बोल सकते हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है? इतना आसान मैंने आपको एक एक बात बिल्कुल, आप आईआईटी के लिए, आईआईटी मतलब टफेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया, देश की टफेस्ट एग्जाम है, और आप बोल रहे हो कुछ भी नहीं आया, ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपने पहले वाले लेक्चर अटेंड किए हैं क्या? ये भी हो सकता है आपने पहले वाले। -2 नहीं होगा बेटा, आगे ये माइनस और लगा हुआ है, ये आगे माइनस लगा हुआ है, ये -1 -2 आया है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मतलब ये जो मैंने अभी जो 2-3 शीट बताई है ना, ये 2-3 शीट आपको अच्छे से फॉर्मूले वाइज देखना। फॉर्मूले हैं ऐसा देखना है, फॉर्मूले हैं ऐसा देखना है। आप नहीं जानो, मैं बता रहा हूं आपको कि आपको ध्यान रखना है कि ये साइक्लिक ऑर्डर के ऐसे कोफैक्टर होते हैं। अब ये इक्वेशन बदल दी और यही क्वेश्चन दे दिया, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि सर ने बताया था यार ये इसके कोफैक्टर है। और कभी मान लो आपको ऐसा साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हो, एक एक्सप्रेशन लिखो और फिर उसके देखो कि क्या कोफैक्टर है क्या, ये आपको ध्यान आए इसीलिए बताया। अभी टूल्स हैं, पहले ये चीजें बताएंगे तब आपको आगे समझ में आए। चक्रीय क्रम मतलब ABC, BCA, CAB, ऐसा है ना। और पहला और दूसरा लेक्चर आप इसके लिए जरूर देखना, पहला और दूसरा लेक्चर आपके लिए इसके लिए जरूर देखना। सेकंड लाइन में यार A + B + C का मान कितना था? 1 था, तो इसको मिटाया, 1 लिखा। इसमें से माइनस कॉमन समझो तो माइनस ये ऐसा है, AB + BC + CA है, इसकी वैल्यू भी 1 थी तो ये 1 लिखी। इसका रिजल्ट मुझे नहीं मालूम था तो मैंने इसका वर्ग करके रिजल्ट निकाला और फिर यहां रखा -1 -2 का माइनस में इंटू हुआ, 2 आया, और कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट इसका स्क्वायर होता है तो 4 आया। ये 3 स्पेशल केस हैं जो आपको आगे के लिए भी याद रखना है। आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस में ये एक्सप्रेशन काम में आने वाले हैं। ये जो मैंने बताया था ये बोर्ड लेवल का है ना। ये आपका थोड़ा सा मेंस लेवल पर भी बात चली गई है कि ये आपके एक्सप्रेशन काम में आने वाले हैं। अब मैं आपको एक काम करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड लेवल के और 2-4 समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और अच्छे से समझ में आए। रॉन्ग भी बोल रहे हैं कोई बच्चा, रॉन्ग क्या है बेटा बता दे यार, रॉन्ग कहाँ है तो उसको करेक्ट कर लूं मैं। जल्दी से बता दो रॉन्ग कहाँ दिख रहा है आपको, रॉन्ग कहाँ दिख रहा है? रॉन्ग इसमें आपको कहां दिख रहा है ये आप बताओ, ये आप बताओ तो मैं उसको करेक्ट कर दूं। बोलो जल्दी से, बता देना कहां रॉन्ग दिख रहा है ना। एक बार और बताऊं, एक बार और बताऊं। ब्रिज कोर्स भी बेटा इसी पे मिलेगा यार, जहां पर आप ये देख रहे हो। अच्छा, यहाँ पे ना इसकी शीट जरूर भेजना, जब आप इसमें पूछो ना तो मैं आपको ये इसमें आपको अलग से भी उत्तर देता रहूंगा। ठीक है, चलो देखिए जरा। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन, तो इसको प्रूव करने को आता है, प्रूव करने को आता है 1 + A² + B² + C²। पर ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन है, सोचना कैसे देखो जरा। अब देखो इसमें रो वाइज देखो चाहे कॉलम वाइज देखो, है ना। पहले मैं इसको डिटर्मिनेंट को लिख देता हूं, आराम से समझते हैं। और 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12th बोर्ड में इस साल ही आने वाला है, ऐसा समझ लो। A² + 1 AB और AC, है ना। वो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन, पहले बोले सरल बताना था पर बता दिया आप, तो अब थोड़े सरल से लेता हूं। पहले B² + 1 और BC।
AC BC। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के तरीके इससे सीखना है हमको। ये 12th बोर्ड में प्रूव करने का है एनसीईआरटी में कि बराबर 1 + a² + b², तो सी आंसर है इसका। प्रूव करने वाली बात है, प्रूव करने वाली बात है। ब्रिज कोर्स में मैंने 4 लेक्चर बेसिक मैथ्स के, अच्छा सुनो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अभी मैं रिलेशन फंक्शन चालू करूंगा, है ना, जहां इनइक्वलिटी मतलब असमीकाएं अपन हल करेंगे, रिलेशन संबंध फलन। आपने ब्रिज कोर्स का पहला लेक्चर वेवी करो मेथड वगैरह वो सब नहीं देखा होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। a + b का स्क्वायर a² + b² = 2ab, a + b + c का स्क्वायर मतलब a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ऐसा याद रखो, ऐसा याद रखो। साउंड क्लियर नहीं आ रही, वीडियो रुक रही होगी तुम्हारी तरफ से यार। तो चलो इसको अपन देखें, जरा सॉल्व करें। अब देखो यहां पर ये प्रूव करने वाली बात है, ये लाना है। अब देखो मैं चाह रहा हूं इसमें सब में ए दिख रहा है, रो वाइज देख, किधर से भी देखो, रो पंक्ति से देखूं चाहे स्तंभ से देखूं, इसमें मुझे सब जगह ए दिख रहा है 1 के अलावा। अब यदि मैं पहली वाली पंक्ति से ए कॉमन निकालता हूं, ध्यान से देखना, ए मैंने निकाला कॉमन, पहली वाली पंक्ति कॉमन निकालना सीखो रे। बोले यहां पर तो ए है ही नहीं, कैसे कॉमन निकालेंगे? देखो ऐसे निकालेंगे, a² + 1 अपॉन a लिख देंगे, और इन दोनों में से a कॉमन, तो ये b और ये c आ जाएगा। तरीका देखो, तरीका देखो, a कॉमन निकाला, यहां पे तो था ही नहीं, तो यहां डिवाइड कर दिया। इसको उल्टा सोचो, a का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये a कैंसिल हो जाएगा, a² + 1 बचेगा, ये ab आएगा, ये ac आएगा। दूसरे वाले में से b कॉमन निकालता हूं, क्योंकि मुझे a² b² c² चाहिए। इसमें से b कॉमन निकाला तो ये तो बचेगा a, ये बचेगा b² + 1 अपॉन b, और ये बचेगा c। थर्ड वाले में से c कॉमन निकालता हूं तो ये बचेगा a, ये होगा b, और ये होगा c² + 1 अपॉन c। ये बहुत पेटेंट है, डिटर्मिनेंट के अंदर ये बात बार बार काम में आती है कि आपने पंक्ति से कॉमन निकाला स्तंभ में गुणा करा, या स्तंभ से कॉमन निकाला पंक्ति में गुणा करा। अब इस a का इसमें गुणा कर दो स्तंभ में, तो ये क्या हो जाएगा, a² + 1 a² और a²। देखो भाई, पंक्ति से कॉमन निकाला, स्तंभ में गुणा कर रहा हूं, इस b का उठा के मैंने किसमें, सेकंड वाले में मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये b² + 1 b²। अच्छा बेटा सब 12th क्लास वाले ही हो ना, तो इतना मल्टीप्लाई, और ये समझ सकते हो ना, c का गुणा करा इसमें तीसरे वाले में, c² और c² + 1। अब देखो जरा तीनों कॉलम को, यदि तीनों कॉलम में देख रहा हूं तो हर पंक्ति में एक जैसे रिजल्ट दिख रहे हैं, मुझे एक जैसे रिजल्ट दिख रहे हैं, एक जैसे रिजल्ट लिख रहे हैं। मतलब यदि इन तीनों को जोड़ दूं तो एक जैसा रिजल्ट आने वाला है, एक जैसा रिजल्ट आने वाला है। पहले तो देखो ये बढ़िया तरीका, ये यूज में आता है, इसको करना सीखो, कल वाले क्वेश्चन में भी देखना, कल के 6 क्वेश्चन में रिपीट करना, a कॉमन, b कॉमन, c कॉमन, ऐसा लिखा, फिर स्तंभ में गुणा करा, इसमें a का, इसमें b डाल दिया, इसमें c डाल दिया, यहां तक कर लिया, यहां तक कर लिया, b³ आएगा, कॉमन निकाला, b का डिवाइड होगा, है ना। अब देखो, अब इसमें मैं तीनों को जोड़ देता हूं, c1 के प्लेस में c1 के प्लेस पर c1 + c2 + c3 कर देता हूं, तो 1 + a² + b² + c², 1 + a² + b² + c²। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
और बाकी जैसा जो है वैसा के वैसा ही लिख दो, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। देख लो, एक कॉमन प्रोसेस, तीनों को मैंने ऐड किया। मैं बोल रहा हूं ना वहां प्रूव करने को आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसा किया। अब इसके बाद ये इसमें तीनों में, तो ये कॉमन निकल जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया यार, ये बताते जाओ। पहले जोड़ा, तीनों को जोड़ दिया है, तीनों को ऐड कर दिया है, डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बन रहे बेटा, वीडियो सॉल्यूशन देखता जा। तो वीडियो सॉल्यूशन में मैंने समझाया पूरा, तो उससे समझ में आएगा। और शुरू में क्वेश्चन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे पहले आपको करना है, फिर आपकी सोच धीरे धीरे बनना शुरू होगी। एकदम से नहीं आ जाएगा, मतलब ऐसा ये याद करने वाली बात नहीं है कि ये चैप्टर मैंने पढ़ाया, इसमें से क्वेश्चन पूछा बता दिया। यहां दिमाग मतलब स्किल लगती है, लॉजिक लगाना होता है ना। तो प्रैक्टिस से आता है, एकदम से नहीं किसी को भी नहीं आ पाता, एकदम से किसी को भी नहीं आ पाता। स्टार्ट वही चीजें सिखा रहा हूं बेटा, जिसको ये बता रहा हूं, जिसको स्टार्ट कर दे। पहले जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मैं आपको बहुत प्यार से बता रहा हूं, जो क्वेश्चन पहले मैं सिखा रहा हूं, पहले उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। अभी तो मालूम है तुम बच्चे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मॉड्यूल नहीं आया, ये नहीं आया। अभी तो सबसे पहले है ना, जितना मैंने पढ़ाया और जो डीपीपी के क्वेश्चन, पहले ये दोनों यदि आपने रिपीट अच्छे से करना शुरू कर दिए, इसमें ही आपका टाइम हो जाएगा। उसके अलावा फिर मैं होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं, वो आपके करने के लिए नहीं, एक्चुअली उसमें आप ट्राई करो ताकि आप सोच के आओ, तो फिर जो नहीं बना फिर मैं जब बताऊं तो वो समझ में आए। ऐसी प्रोसेस से चलना है। 1 महीने के अंदर आप देखोगे आपका मैथ्स किस लेवल पे चला गया। पर शुरू में प्रॉब्लम 100% आएगी, 100। वो डिटर्मिनेंट मतलब सोचने में आता ना यार, कौन सी रो से कौन सी रो घटा दें यार, किसको कॉलम को किसको जोड़ दें, ऑब्वियस आता ही है, दिमाग में आएगा ही। और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जिन जिन को नहीं आया उन क्वेश्चंस को उनको, क्योंकि सीखना किसको है, सीखना तुमको है, सीखना तुमको है। चलो यहां तक हो चुका, यहां तक हो चुका। अब मैंने ये कॉमन निकाला। अब देखो एक लॉजिक और समझाता हूं, एक लॉजिक यहां पे मैं और समझाता हूं, देखना जरा। चलो पहले मैंने यहां पर इसमें कॉमन निकाल दिया। कॉपी कर दिया है मैंने, है ना। अब देखना जरा, पहले ये प्रोसेस सीखे आप, ये प्रोसेस की प्रैक्टिस करो जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, है ना बेटा। आपने है ना पहले स्टडी नहीं की है और ऐसे एकदम प्रॉब्लम आ जाएगी। और अभी मैं आपका लेवल और बढ़ाऊंगा तो फिर और दिक्कत आएगी, इसलिए पहले अभी जरा थोड़ा ध्यान से समझ लो। होगा तो इसमें मैं लेक्चर 1-2 बढ़ा दूंगा, पर आपको समझ में आना जरूरी है। यहां पे बचा 111 बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर। भाई मैथ्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, आप आईआईटी की किसी भी क्लास में पढ़ोगे तो आपको लेवल और ज्यादा ही मिलेगा। यहां तो मैं आपको आसान करके सिखा रहा हूं। अब देखो 3 लाइन से 1 आ गए। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम सुन कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनो ध्यान से। क्या है, 3 1 है ना, 2 मुझे 0 बनाना है। वैसे तो मुझे ये समझ में आता है कि मैं इसमें से इसको घटाऊं, लेकिन थोड़ा सा सोच लिया करो कि 1 में से भी किसी को घटाएंगे 0 तो आएगा ही, है ना। अब देखो मैं पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति पे विचार करूं तो इसमें 1 है, इसमें बी स्क्वायर है, इसमें सी स्क्वायर है। इसमें 1 है, इसमें बी स्क्वायर प्लस 1 है और इसमें सी स्क्वायर है। बेटा ज्यादा अवयव इसमें है तो ज्यादा में से कम वाले को घटाओ, आसानी होगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इधर भी घटाओगे तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पहले R2 में से R1 घटा देता हूं और जब ऐसा हुआ है तो R3 में से भी R1 घटा देता हूं। समझो यार, लॉजिक लगाओ। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, मैथ्स लिया मतलब बच्चा ब्रिलियंट सोच बनाना चाहता है, अलग अलग लॉजिक सीखना चाहता है, ऐसा माना जाता है। 1
बी स्क्वायर, इसको मैंने छेड़ा भी नहीं क्योंकि सबसे कम अवयव इसी में थे। जब मैंने आर, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकता, लेकिन माइनस में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो तो जाएगा। पर ऐसा यदि करूं तो R2 में से R1 माइनस किया, 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको घटाया सिर्फ 1 बचेगा और ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं R3 में से R1 करूंगा तो ये 0 0 आ जाएंगे और ये 1 आ जाएगा। देखो केवल 2 0 आ चुके हैं, 2 0 आ चुके हैं। इस 1 के लिए मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, सिर्फ इतना। अब 3 0 है तो इसका रिजल्ट तो 1 ही आ रहा है। यार ये तो 1 0 0 1 है, जिसकी वैल्यू 1 ही आएगी। आंसर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक बात है, ठीक बात है। यहां तक क्लियर हुई बात। थोड़ा आराम से मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। रो को क्यों नहीं लिखा रहे सर? लिख सकते ना बेटा, जैसा मैंने कॉलम में किया है ना, आप रो में भी कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, यदि इसी क्वेश्चन में यदि मैं उल्टा कॉमन लेता, किधर से लेता कॉमन? स्तंभ से कॉमन ले लेता, और रो में तो बस ये उल्टा आ जाता, मतलब ये इस लाइन में आ जाता, फिर मैं रो को ऐड कर देता और फिर कॉलम को माइनस कर देता, तो भी वही आ जाता। ऐसा थोड़ी है कि मैंने पंक्ति से बोला है तो पंक्ति से ही होगा, मैंने बोला है पंक्ति से तो पंक्ति से ही होगा, ऐसा नहीं है। मतलब आप इसी को स्तंभ से कर सकते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। इसको मैं पोल पे देता हूं, ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करो। कॉमन निकालना है बेटा, पहले आपको क्या करना है? कॉमन निकालना है। चलो करके बताओ, क्वेश्चन करके बताएंगे सभी। जो जो कॉमन निकले रो या कॉलम से कॉमन निकालना है और फिर क्वेश्चन करना है। बेटा लेवल तब बढ़ाऊंगा मैं जब 12th वाले बच्चे जो यहां पर हैं उनको समझ में आने लग जाएगा, फिर मैं सारे PYQs लाऊंगा, लेवल बड़े वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, पर धीरे धीरे। अभी मैं सीधे हार्ड लेवल के, मैंने थोड़ा हार्ड किया तो बच्चों को प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैं शुरू से लेकर चल रहा हूं। बताऊंगा पूरा लेवल, ही मुझे लेक्चर बढ़ाना पड़े, सिखाऊंगा एक एक चीज, ये पक्का, ये फिक्स बात है कि बताऊंगा पूरा। पर मैं बोल रहा हूं जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, ये नेताओं का कोई काम नहीं है। पहले तू IIT कर ले, फिर उसके बाद चले जाना पॉलिटिक्स में। बाद में IIT वाले किसी भी फील्ड में जा सकते हैं अपने इंटरेस्ट के, है ना। हाँ, तो पहले जिन जिन को समझ में नहीं आया है वो रिपीट करेंगे, वो बार बार देखेंगे। हाँ चलो बच्चों, आंसर इसका देंगे। अब यार किसके यहां नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसको नहीं दिख रहा है, ये टेक्निकल इश्यूज आपको देखना पड़ेगा। सब कैसे भी बोले उससे कुछ नहीं होता, जो करते हैं करने वाला बच्चा बुरा होता है, वो अपना वर्क करता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं होता कि मैं, वो तो रिजल्ट बताएगा, वो तो रिजल्ट बताएगा। इसका आंसर है बेटा सी। देखता हूं मैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। देखो 39% बच्चों ने सही जवाब दिया है, और A B भी बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया है ना। अतुल, अंकित, दीपू, अंश, आशी, आयुष्मान, इन्होंने पहले जवाब दिया है। क्वेश्चन देखते हैं, आपने समझा होगा। कॉमन निकालना शुरू करो, भले ही पंक्ति से या स्तंभ से। जैसे स्तंभ से देखा तो A स्क्वायर सब में दिख रहा है, बोले सर इसमें तो है ही नहीं। बेटा 0 में सब शामिल होता है, तो A स्क्वायर यहां से कॉमन निकाला पहले स्तंभ से, तो ये बचा 0 BC। सेकंड में से B स्क्वायर कॉमन निकाला, 0 का टेंशन नहीं लेना है, तो ये B स्क्वायर कॉमन आया, यहां बचा A0C। यहां से C स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां बचा AB0।
अभी और कॉमन निकल सकता है, अब पंक्ति से निकल सकता है ए, तो ये हुआ ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, ये हुआ 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, ऐसा। अब ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो एक 0 और बना लो, कैसे, C2 में से C1 माइनस C3 माइनस करके, भले मत बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे भी सॉल्व कर दो। डिटर्मिनेंट को कभी भी बीच में सीधे भी सॉल्व किया जा सकता है। इसी में आप सॉरस मेथड भी लगा सकते हो, इसी को डायरेक्ट इसमें सॉरस मेथड भी लगा सकते हो। अभी ये कितना हुआ, 0 0, पहले तो 0 1 1 0 माइनस 1 1 और 1 1 0। इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करूं 1 के लिए तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ जाएगा। यदि मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो p q और r भी मुझे 3 दिखेगा। यदि तीनों 3 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 + 3 + 3 + 3 मतलब 19 इसका उत्तर आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। तुम करो ना यार आशुतोष, सारस मेथड लगा के तुम करो। इसमें देखो क्या है, 0 है, a² b है ना, फिर a² c है, फिर क्या है, ab² है, फिर ab² है, 0 है, 0 है, cb² है, फिर कितना है, ac² है, फिर क्या है, bc² है। मैं भी आराम से इसलिए कर रहा हूं, फिर इन दो को रिपीट कर लो, 0 a² b a² c, फिर ab² 0 और cb²। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करो, ये तो 0, इसको करो a³ b³ c³ और इसको मल्टीप्लाई करो, ये भी a³ b³ c³ 2 आया और इधर से तीनों 0 आ गए, लो ये आंसर आ गया। ऐसा करो ना, सारस मेथड से भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी है। आगे बढ़े, एक और ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कॉमन है। देखो p - a q - b r - c ऐसा लाना है ना, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है। अब थोड़ा सा देख के अब आपको आना चाहिए यार, अब थोड़े लॉजिक लगाना शुरू होना चाहिए। a है, q है, c है, फिर a है, b है और r है ना। अब मैं इसको, आप समझ में आ रहा है, ये p - a b - q c - c, मतलब सीधे सीधे मुझे दिख रहा है r1 - r2 करूं और r2 - r3 करूं। अब r3 - r1 भी मत कर देना, क्योंकि r1 बदल चुका, तो यह माइनस किया, तो p - a b - q और 0, फिर ये यहां पर इसमें से इसको माइनस किया, 0 q - b और c - r a b और r। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के अलावा कोई चारा भी नहीं, बराबर 0 दिया है, बराबर 0 दिया है ना, तो कितना, क्योंकि मुझे लाना भी है ना p - a q - b r - c, ऐसा है भी ना। तो देखो p - a, आप कॉपी में सॉल्व करते चलो, q - b c - r b और r, पहला ले लिया, माइनस b - q, अब इसका उपसारणिक लेता हूं, इसका b - q हुआ 0 c - r 0 c - r और ar, और तीसरा तो लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि तीसरा तो 0 है, तीसरा तो 0 है और बराबर में भी 0 दिया है। इसे सॉल्व करता हूं, p - a
ये क्या होगा, पहले इधर मल्टीप्लाई होगा, Q माइनस बी इंटू आर माइनस बी इंटू सी माइनस आर माइनस बी माइनस क्यू, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0 माइनस ए इंटू सी माइनस आर। देखो जरा, मल्टीप्लाई करके लिख दिया है ना, सॉल्व करके क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। कैलकुलेशन स्ट्रांग करना है बेटा अपने को। देखो इसमें क्या क्या है, P माइनस ए Q माइनस बी आर, इसका मल्टीप्लाई करूं, इसका मल्टीप्लाई करूं, बी आर ए बी आर, एक मिनट, ए बी आर पी क्यू आर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करूं तो बी पहले लिख दूं क्या, P माइनस ए सी माइनस आर, ये प्लस ए पहले लिख दूं, ए बी माइनस क्यू सी माइनस आर बराबर 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखो ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखो यहां क्या लाना है, P माइनस ए Q माइनस बी आर माइनस सी, तो मैं है ना सबको इसी फॉर्म में लिखता हूं। देखो इसको क्या लिखा मैंने, P माइनस ए Q माइनस बी आर। अब देखो P माइनस ए तो ठीक है, ये R माइनस सी होना चाहिए, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, इसको प्लस किया, और क्या लिखा, P माइनस ए R माइनस सी। रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइनस कॉमन निकाला, R माइनस सी। यहां से देखो इन दोनों को पलटाना, तो 2 माइनस, तो A क्या लिख दिया, Q माइनस बी R माइनस सी बराबर 0। देखो ऐसा आ गया। देखो जरा यहां तक कैलकुलेशन बना होगा, यहां तक क्वेश्चन कर पाए होगे। सॉरस से भी, इसके आगे सॉरस मेथड भी लगा सकते हो, इसके आगे यहां तक करने के बाद सॉरस मेथड लगा। यहां तक क्यों करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है P माइनस ए Q माइनस बी R माइनस सी चाहिए, तो उतना करके सॉरस मेथड लगा सकते हो, है ना। यहां तक ऐसा पूरा सॉल्व कर लिया, यहां तक पूरा सॉल्व कर लिया। अब देखो जरा क्या करता हूं आगे में क्या करता हूं, मुझे इसमें डिवाइड करना है। मैं देखो इस पूरे में एक नंबर से डिवाइड करता हूं। बोले किससे डिवाइड करने जा रहे हो आप, मैंने देख लो यार, एक मिनट। P माइनस ए Q माइनस बी और R माइनस सी से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो उधर तो 0 है, उधर तो 0 है। और जब मैंने ऐसा डिवाइड किया है, देखना जरा क्या आने वाला है। बेटा अभी जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना 1-2 लेक्चर में, इनको पहले आप करो। अभी ये मत बोलो कि सर हमें कैसे पता चलेगा, वो पता तब चलेगा जब आप ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लोगे। अब इसका मैंने सब में डिवाइड करना है, तो जब मैं इस पहले वाले में डिवाइड करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा R अपॉन R माइनस सी। जब मैं सेकंड वाले में डिवाइड करूंगा तो P माइनस ए और R माइनस सी कैंसिल होगा, ये बचेगा B अपॉन Q माइनस बी। और जब मैं थर्ड वाले में डिवाइड करूंगा तो Q माइनस बी और R माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा A अपॉन P माइनस ए और बराबर 0। अब ये आ चुका रिजल्ट, लाना क्या है, पहले तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, पहले क्रम से लिख दूं, जमा के लिख दूं, A अपॉन P माइनस ए प्लस B अपॉन Q माइनस बी प्लस R अपॉन R माइनस सी बराबर 0। अब मुझे A अपॉन P माइनस ए नहीं चाहिए, P अपॉन P माइनस ए चाहिए, Q अपॉन Q माइनस बी चाहिए और R अपॉन R माइनस सी चाहिए। तो देखो ऊपर और नीचे वाले को जोड़ो तो क्या दिखता है तुमको, P दिखता है। A और P माइनस ए को जोड़ो तो P दिखता है।
तो ऊपर में नीचे वाले को जोड़ूं तो P आ सकता है, तो ऊपर में नीचे वाले को जोड़ते कैसे हैं बेटा? बहुत सरल तरीका, 1 जोड़ देते हैं। इन दोनों में मैंने 1 जैसे ही जोड़ा तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, दोनों पल्लों में रखना पड़ेगा जो रखेंगे। जैसे ही 1 जोड़ूंगा ना, 1 जोड़ना मतलब एलसीएम लेके इन दोनों को जोड़ना, तो ये जो इतना इतना रिजल्ट है ये आ जाएगा P अपॉन P माइनस है, ये ऐड हो जाएगा। 1 जब ऐड करते हैं तो अंश में हर जुड़ जाता है, तो ये ऐड हो जाएगा, ए कैंसिल होगा, P बचेगा। ये इसको देखूंगा यदि मैं, तो ये भी ऐड हो जाएगा, Q अपॉन Q माइनस B बचेगा। लास्ट वाला तो ऑलरेडी R अपॉन R माइनस C है और बराबर 2 रिजल्ट आया है, बराबर 2 रिजल्ट आया है। तो आंसर कितना हुआ है इसका? 2 हुआ है। आंसर कितना हुआ है? 2 हुआ है। बेटा हर क्वेश्चन के बाद एक आध बच्चा ऐसा लिख देता रिपीट, यार तुम उसको रिपीट करोगे, रिपीट तुम करोगे है ना, रिपीट तुम इसको रिपीट करोगे, ध्यान से समझोगे। सॉरस मेथड बेटा डायरेक्ट मत लगाना, डायरेक्ट लगाएगा तो क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहा ना, मुझे इसको फॉर्म में बदलना है, इसलिए तो ये दिया हुआ है। मुझे P माइनस ए B माइनस क्यू ऐसा लाना, तो पहली वाली स्टेप कर ले, ये वाली स्टेप, इसके बाद सॉरस मेथड लगा ले। और एक बात मैं बताऊं, हमेशा सॉरस मेथड के कैसी बॉल है उस हिसाब से खेलना होता है। हर बॉल पे मतलब अपन हुक शॉट नहीं मार सकते, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है ना, क्वेश्चन कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बात लेके चले अपन, है ना। यार थोड़ी स्टेप लंबी हो गई होगी तो अक्षर थोड़े छोटे हो गए होंगे, नहीं तो मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर ही रहा हूं यार, कि है ना, मतलब नखरे आपके बराबर हैं, बाकी मैं भी कोशिश में पूरा लगा हुआ हूं कि आप लोग ध्यान से समझो, आपका मैथ्स इंप्रूव हो। अच्छा एक और जोरदार क्वेश्चन देखो, एपी और एचपी समझते हो? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, और जीपी मतलब अब यार देखो बेटा, आज समझा तो मैं बहुत आराम से रहो, लेकिन अब मैथ्स है यार और जेई लेवल का है, तो कौन सी वाली स्टेप समझ में नहीं आई बताओ, कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई है? देखो चलो अच्छा देखें, एपी मतलब समांतर श्रेणी, समान अंतर की श्रेणी, मतलब अंतर समान है, अंतर समान है मतलब जैसे ये एपी है ना, तो A1 A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2 ले लो, कुछ भी, A1 माइनस A2, उल्टा लिखूं क्या, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, है ना, ये सब क्या है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये दोनों बराबर D के हैं, मतलब D को बोलते हैं सार्वंतर, डी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। और एचपी में है मतलब हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी मतलब हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी मतलब एपी का उल्टा, मतलब इसका मतलब 1/B1, 1/B2 और 1/B3, ये एपी में, समांतर श्रेणी में। दोनों का मीनिंग समझ लो यार, A1 A2 A3 AP में है, मतलब इनके अंतर समान है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 बराबर होंगे। B1 B2 B3 HP में है, मतलब इनका रेसिप्रोकल AP में, मतलब इनका व्युत्क्रम जो है वो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। अब ऐसा दिया हुआ है, अब ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना। अब डिटर्मिनेंट में अपन गौर करते हैं, डेल्टा बराबर A1 माइनस B1, पहले डिटर्मिनेंट लिखते हैं फिर दिमाग लगाते हैं, है ना। A1 माइनस B2, A1 माइनस B3,
दूसरा भी लिख लेता हूं, A2 माइनस B1। दिखने का बड़ा सवाल, लेकिन अब जब क्वेश्चन करेंगे देखना जरा। A2 माइनस B3, लास्ट वाला क्या है, A3 माइनस B1, A3 माइनस B2, A3 माइनस B3। पहले मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया मैंने। हम क्या बोला है, A1 A2 A3 AP में। अच्छा देखो जरा, इसको मैं माइनस करूं तो कुछ दिख रहा है क्या, इसमें से इसको माइनस करूं तो यार B1 कैंसिल हो जाएगा, B2 कैंसिल हो जाएगा, B3 कैंसिल हो जाएगा। बनेगी बात कुछ बनेगी क्या बात, बोलो भाई, बनेगी बात, है ना। R1 में से पहली वाली पंक्ति में से दूसरी वाली पंक्ति को घटाता हूं यदि मैं, कुछ दिख रहा है क्या, देखना। R1 की जगह पर R1 माइनस R2 किया, देखना जरा क्या हो जाएगा। इसमें से इसको घटाया तो B1 से B1 घट जाएगा, A1 माइनस A2 आएगा, यहां भी A1 माइनस A2 आएगा, और यहां भी A1 माइनस A2 ही आएगा। A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, A1, यहां पर A1 कर देना है, यहां पे इन्होंने भूल से A2 लिख दिया है। हाँ, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, A1। अच्छा, जब ऐसा मिला है तो फिर इससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिला कि अब मैं R2 में से भी R3 कर देता हूं। तो इसमें से इसको, तो ये कितना होगा, A2 माइनस A3, A2 माइनस A3, A2 माइनस A3, और लास्ट, अब इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, अब इसमें थोड़ी लगा सकते, अब तो चेंज हो गए ना ऊपर वाले। देखो जरा, ये भी D है, ये भी माइनस D है, और ये भी सारे माइनस D है, ये है कि नहीं यार, इसको मैंने D माना ना, सार्वंतर। तो ये डिफरेंस, ये ऐसे समझ लो, इसमें से कॉमन ये और ये भी कॉमन, दोनों में 1 1 1 आ गए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, तो 0 आ गई है। बोलो भाई, समझ आई है बात, समझ आई है बात। कॉमन ऐसे मल्टीप्लाई में कॉमन लेते हैं, ऐसे कैसे कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई में कॉमन ले सकते हैं। देखो ना, यहां तो सिंपल अपन घटा रहे हैं, तो A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 बन रहा है ना। ऐसे यहां A2 माइनस A3, A2 माइनस A3, A2 माइनस A3 बन रहा है ना। ये दोनों एक जैसे ही हुए ना, क्योंकि ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, या ये पूरा जो है इसमें से कॉमन निकल के 1 1 1 है, ये भी कॉमन, तो डिटर्मिनेंट 0 है ना, डिटर्मिनेंट 0 है ना। तो अब देखो, डिटर्मिनेंट 0 है ना, अब आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। डेल्टा का मान A1 A2 A3 पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल निर्भर नहीं करता। A1 A2 A3 कुछ भी रखो, ये 0 आ रहा है, मतलब पहला तो करेक्ट है, पहला तो करेक्ट है। दूसरे की बात करें, A1 माइनस डेल्टा, A1 माइनस डेल्टा मतलब 0, डेल्टा मतलब 0, तो A1 A2 A3 HP में नहीं यार, A1 A2 A3 AP में है, ये गलत है। यहां ले लो, चलो ये भी डेल्टा मतलब 0, डेल्टा मतलब 0, डेल्टा स्क्वायर मतलब भी 0, तो B1 B2 B3 AP में है, नहीं यार HP में है। डेल्टा का मान B1 B2 B3 पर निर्भर करता है, नहीं करता, 0 आंसर आ रहा है, इसलिए यह भी गलत है। आंसर फर्स्ट वाला है, आंसर फर्स्ट वाला है। 0 कहां से आया, हद हो गई यार, 0 कहां से आया, देख देख भाई, 0 कहां से आया। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस डी, इसको लिख सकते हो माइनस डी, इसको भी लिख सकते हो माइनस डी, ये लिखा है यहां पे। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 को मैंने डिफरेंस से डी बोला है, इसको भी देख, ये भी क्या है माइनस डी, ये भी क्या है माइनस डी, ये भी क्या है माइनस डी। क्या बोलते हो, ये बाकी तीनों जो है वही है, तो दो एक जैसे हो गए ना, तो डिटर्मिनेंट कैसा हुआ, 0 हुआ। दो एक जैसे हो गए ना,
एचपी सिखाएंगे, एचपी जब जरूरत पड़ेगी तब सिखाएंगे, एचपी जब जरूरत पड़ेगी तब सिखाएंगे, है ना। समझाएंगे समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एपी एचपी जीपी समझाएंगे। अभी अपन एपी बीच बीच में बताता जाऊंगा मैं, है ना, बताता जाऊंगा मैं। देखो अभी तो मैं बोल रहा हूं डिफरेंस, अंतर बराबर समांतर श्रेणी, मतलब अंतर बराबर दूसरे का पहले का। आपने क्या 11th में एपीजीपी नाम भी नहीं सुना, पास हो गए आप। मतलब एपीजीपी आपने बिल्कुल भी नहीं देखा और आपने क्लियर कर लिया, वेरी गुड, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। दो एक जैसे, क्योंकि ये भी डिफरेंस लिखे हुए हैं और ये भी डिफरेंस लिखे हुए, अंतर लिखे हुए। ऐसा सोच लेना यार, a1 माइनस a2 कॉमन निकाल ले, a2 माइनस a3 इसमें से कॉमन निकाल ले, 1 1 1 दोनों दिखेंगे तो भी आंसर 0 आ जाएगा, तो भी आंसर 0 आ जाएगा। देखो जरा एक क्वेश्चन और, डेल्टा न्यूनतम की वैल्यू बताना है ना। एक क्वेश्चन और, फिर इसके बाद बेटा आपके जो है ना PYQs चालू हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन के बाद PYQs चालू हो जाएंगे, मतलब फिर जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन आने लग जाएंगे। अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो सब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं और आपको अभी तक के क्वेश्चन रिपीट करना है। एपीजीपी एचपी की चिंता मत करो, अभी सिर्फ इतना समझो समांतर श्रेणी मत। अच्छा सुनो एक और बात यार, तुम एक काम कर सकते हो क्या, ब्रिज कोर्स में एक लेक्चर मैंने एपीजीपी के ऊपर ही दिया है, वो देख लो, और ऐसी चीजें बताई है जो आपको 12th में जरूरत पड़ने वाली है। ब्रिज कोर्स में एपीजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी पर मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर बनाया है। मतलब वो चीजें आपने पढ़ ली ना तो आपका काम एपीजीपी का हो जाएगा, एपीजीपी का काम हो जाएगा। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, फिर सच बोल रहा हूं, है ना, ध्यान से पढ़ लो। अब देखो जरा इधर क्या करूं, इसमें वही बात, इसमें से तो नहीं, इस पूरे में से बी इन दोनों में कॉमन निकल रहा है, इसमें कॉमन नहीं निकल रहा है। वही मैंने प्रोसेस बताई थी, बी कॉमन निकालो। अभी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाना शुरू करो। जब बी कॉमन निकालोगे तो यहां तो है ही नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी ऐसा आ जाएगा। बेटा इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूं, है ना। आप देखते हो दूसरे लेक्चर, आप देखो जरा, आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूं। इसमें से बी कॉमन तो ये बचेगा कितना 2a, और इसमें से बी कॉमन तो ये बचेगा -2 बचेगा। थोड़ा सा इसको दूर लिखता हूं। फिर देखो इसमें से ए कॉमन निकाल सकता हूं, ए कॉमन निकाल सकता हूं, ये बचेगा 2b, ये बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्पेशल क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के हिसाब से तो कभी कभी याद रखना चाहिए। 2b माइनस 2a। अब आगे वाली बात आपके दिमाग में खुद आ रही होगी कि सर इधर से कॉमन निकाला है पंक्ति से, तो स्तंभ में गुणा करो, इसमें किससे इंटू करो, तो b से इंटू करो। ये हो गया 2b स्क्वायर और 2b स्क्वायर, ये हुआ 2b स्क्वायर और 2b स्क्वायर। इसमें किया a से इंटू a का, इसमें इंटू करो 2a स्क्वायर। पहले प्रैक्टिस करोगे, पहले क्वेश्चन इससे करोगे, तब आपसे बनने लगेंगे सीधे सीधे, आपसे एकदम से बेटा क्वेश्चन आपसे क्या किसी से नहीं बनते हैं, है ना। सब्जेक्ट में बहुत अंतर होता है। ऐसा हुआ। अब देखो जरा इन दोनों रो पे ध्यान दो, अब यार थोड़ा सा दिखना भी चाहिए। इन दोनों को जोड़ के एक 0 बन सकता है कि नहीं बन सकता। अच्छा ये जुड़ते हैं आपस में तो क्या हो रहा है, 2a स्क्वायर और एक a स्क्वायर कैंसिल होगा, एक a स्क्वायर बचेगा ना। यहां पर भी माइनस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर एक b स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ देता हूं। क्या कर देता हूं, अब यार ये देखना आना चाहिए,
R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 किया, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 किया। तो देखना जरा जोड़ने पर क्या हुआ, देखो 1 अलग से जोड़ के देख लिया करो, माइनस बी स्क्वायर और 2b स्क्वायर, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां जोड़ो दोनों को, इन दोनों को जोड़ो, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0, इसीलिए तो जोड़ा था, ये हो जाएगा 0। एक और काम करेंगे, अभी एक और काम कर लें क्या, इसी में यहीं पर एक स्टेप बच जाएगी अपनी, क्या, अब इसमें से इसको घटा दें तो ये एक और 0 बन रहा है, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, देखो इसमें से इसको घटाएंगे ये तो 0 बनेगा, इसमें से इसको घटा के देखना, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो ये फिर से क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। इसमें से इसको देखो ये तो 0 बन रहा है, इसको घटाया तो भी 1 प्लस ए स्क्वायर, और 2 में से इसको घटाओगे तो ये क्या बनेगा, ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो ध्यान से देख लो, 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहां पर कितना आया है, यहां पर भी आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट वाली लाइन 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब दो लाइन में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, फर्स्ट पंक्ति से और दूसरी पंक्ति से, तो क्या बच रहा है, 1 1 0 0 1 1, और 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बच रहा है, ऐसा बच रहा है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब इसको सॉल्व कर लेता हूं, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, है ना, सॉल्व करता हूं इसको। हाँ भाई, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। रॉन्ग हुआ, कहां रॉन्ग हुआ बेटा, कहां रॉन्ग हुआ, कहां रॉन्ग हुआ बच्चे, कहीं कुछ रॉन्ग लिखाया क्या, 2b स्क्वायर और 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, यही बोल रहे हो ना, यही था ना। देखो अब देखो, अरे अब देखो, अब देखो, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है ना। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखना जरा, ये तो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सीधे ही सॉल्व करता हूं, चलो पहले 1 के लिए सॉल्व करता हूं, इस 1 के लिए सॉल्व करता हूं, है ना, ऐसा मल्टीप्लाई होगा 1 के लिए, कितना आ जाएगा, सीधे लिख दूं क्या, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर। फिर -1 के लिए सॉल्व करता हूं, इसके लिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2b स्क्वायर माइनस का। अब ये आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये टोटल क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या बचा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। दो में से एक एक घटा दो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो टोटल क्या आंसर आया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। यहां तक का क्वेश्चन तो ये 12th का क्वेश्चन। अब जेई मेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया कि जब ए बी बराबर 1 है तो ये मिनिमम, इसका न्यूनतम मान क्या होगा, ये पूछा है। ये पूछा है कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा। बेटा यार जिसको देखना है देख लो, मतलब कुछ बच्चे, मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सारे बच्चे, एक एक बच्चे ध्यान दे, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी इतनी ज्यादा ऐसी बात कर देते हैं कि क्या बोलूं मैं। बोलो भाई, देखो ना यार, इसको सॉल्व करो ना, डिटर्मिनेंट 1 के साथ लिया, कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो वैसे सॉल्व करो, सारणिक हल करने की प्रैक्टिस करो ना। अब इतना आया है, लेकिन अभी अपना क्वेश्चन यहां कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अब आगे दूसरा कंसेप्ट कुछ दे रखा है उसने ए बी बराबर 1 दे रखा है। ए बी बराबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अभी हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, अभी हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आई है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। अब ए बी बराबर 1 दिया है और डेल्टा मिनिमम निकालना है, तो ए बी कैसे आ सकता है इसमें, हमें यह फॉर्मूला मालूम है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab ये फॉर्मूला मालूम है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यहां रख दूं मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। होल स्क्वायर के बारे में मुझे मालूम है कि होल स्क्वायर कोई सा भी हो मिनिमम 0 होता है, पूर्ण वर्ग कोई सा भी हो मिनिमम 0 होता है, न्यूनतम 0 होता है। यार ये तो सॉल्व किया ना, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, ये तो डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है। यहां से ये 1 लिया, पहले इसका मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने उधर करेक्ट कर दिया। देखो पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो +2 है, स्क्वायर हो जाएगा। ये तो डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है ना। हाँ जी, ये ए बी की वैल्यू है 1, यहां 1 रख दो। ये रख दिया 1, तो क्या आया ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर -1 का क्यूब। अब ए प्लस बी का स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, तो 0 होगा। होल स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, तो 0 होगा। तो डेल्टा मिनिमम कितना होगा, तो ये 0 होगा। -1 का क्यूब मतलब -1, यही इसका आंसर होगा। अरे यार बेटा, आज की क्लास में तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन बताए हैं यार बच्चे, के सब दिल मत तोड़ो यार, बहुत अच्छे से बताया है, अच्छे से बात हुई है। आज के क्वेश्चंस आपको फिर से एक बार रिपीट करना है, है ना। पहले इतने क्वेश्चन ही करो, ऐसे थोड़ी होता है। डिटर्मिनेंट सारणी का आप पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज देखो, 3-4 लेक्चर फिर से देखो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, फिर देखो आपका मैथ्स और इंप्रूव करना है यदि, तो मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊं। है ना, ये भी होता ना, एक एक बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो जाना, वो भी बात है। पर आपने लिया है बैच शुरू से, तो अभी मैं चाहता हूं कोई भी बच्चा मिस नहीं करे, मतलब कोशिश में करूं कि सब बच्चे बराबर कर पाए, ऐसी कोशिश करूं, है ना। आज इतना ही समझते हैं, आज इतना ही समझेंगे, चिंता मत करो, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना। मैं आपको 2-3 क्लू दे रहा हूं, आप इससे इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। जैसे ये क्वेश्चन है ना, मैं आपको यहां क्लू दे रहा हूं, और थोड़ा सा दिमाग लगा के आना। C1 में से PC2 -C3, ये एक क्लू दिया, हिंट दे रहा हूं मैं, थोड़ा इस पे गौर करना, भले नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, हिंट दे रहा हूं, है ना। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसमें भी यही करना है और इसमें भी यही करना, बस इसमें से इन दोनों को घटाना है। मतलब C3 में से
C1 और C2 घटाना है, इसको भी ऐसा करना है ना, ये भी होमवर्क में, ये भी होमवर्क में दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक हिंट देता हूं, वैसे ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ही, है ना। अभी आपको सिर्फ सामने रख दिया है, इस क्वेश्चन पे आप केवल विचार करना, भले ही सॉल्व नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये और ये क्वेश्चन, ये IIT लेवल का एक क्वेश्चन है जो पेटेंट है, मतलब उसका एक करने का एक तरीका है पर्टिकुलर, वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। ये दोनों क्वेश्चन सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप देख पाओ। बस ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी सारे PYQs हैं। अब इसके बाद सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, पर मैं चाहूंगा कि तब तक आप अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आप कल करके आओ, है ना। क्या क्या करना है, अपन ने क्या करा है, अपन ने सारणिकों के प्रगुण पढ़े हैं बेटा, आज अपन ने सारणिकों के प्रगुण पे चर्चा की है, और इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्न करे हैं बोर्ड लेवल के। बोर्ड लेवल के करें, सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करना है ना, क्वेश्चन लेक्चर 3 और 4 के प्रश्न रिपीट करो, और दूसरा NCERT में 4.2 एक्सरसाइज देखो। 4.2 4.3 भी दे सकते हो, है ना, NCERT में। ये इतना अब काम आप आज करके रखो। लेक्चर 3 और लेक्चर 4 रिपीट करो, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 रिपीट करो, और NCERT के 4.2 और 4.3 एक्सरसाइज करके देखो। इतना करो, पक्का बोल रहा हूं आपको डिटरमिनेंट आने लग जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मैथ्स आपको वैसे वैसे आसान लगने लगेगा, लेकिन शुरू में आपको फेस प्रॉब्लम करना पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में फिर से। लव यू ऑल। ध्यान से पढ़ो, अच्छे से देखो, मैं आपके डाउट्स भी सबके चेक करूंगा, डाउट्स भी सबके देखूंगा। बाद में आपके डाउट्स इसमें मुझे दिख जाएंगे, सभी के डाउट्स में बाद में देखूंगा, सभी के डाउट्स देखूंगा। जो भी मुझे लगेगा इस कौन कौन से डाउट्स जरूरी है बताना, वो सारे डाउट्स बताऊंगा भी, सारे डाउट्स आपके क्लियर भी करूंगा, है ना। मैं यहां पर देख रहा हूं, वैसे चलिए जो भी डाउट होंगे मैं उसमें बराबर देखूंगा, और आप भी ध्यान से करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।